इस 15 अगस्त के खास दिन आइए 1947 के उन अहम लम्हों को याद करें जिन्होंने हमारे इतिहास की दिशा बदल दी। साल था 1945 और तब तक दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी। खजाना लगभग खाली हो चुका था, विदेशी कर्ज का पहाड़ खड़ा था और पाउंड स्टर्लिंग की कीमत गिरती जा रही थी। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में आजादी की मांग तेज हो रही थी और सबसे बड़ी टेंशन थी भारत, जो ब्रिटिश साम्राज्य का क्राउन ज्वेल कहलाता था। यहीं 8 अगस्त 1942 को बंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य था तत्काल ब्रिटिश शासन का अंत। गांधी जी ने ऐतिहासिक नारा दिया, डू और डाई। इस आह्वान का नतीजा ये हुआ कि लाखों भारतीय सड़कों पर उतर आए, गिरफ्तारी दी, जेल गए और ब्रिटिश प्रशासन की नींव तक हिल गई। 1945 से 46 में हुए INA ट्रायल्स या रेड फोर्ट ट्रायल्स में ब्रिटिश ने इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों और सैनिकों पर मुकदमा चलाया, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये मुकदमे दिल्ली के लाल किले में हुए और देश भर में गुस्से और आजादी के जज्बे को भड़का दिया। फरवरी 1946 में बंबई में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया, जो कराची और मद्रास तक फैल गया और ब्रिटिश को साफ हो गया कि अब उनकी सेना में भी पूरी वफादारी नहीं बची है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया, जिसका नतीजा कोलकाता में भीषण दंगों के रूप में निकला और हिंदू, मुस्लिम, सिख के रिश्तों में गहरी दरार पड़ गई। इन घटनाओं के बीच लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली अपनी कैबिनेट के साथ भारत पर रिपोर्टें पढ़ रहे थे, जिनमें लिखा था कि सिविल वॉर का खतरा मंडरा रहा है और भारत को कंट्रोल करना अब आर्थिक और सैन्य रूप से नामुमकिन हो गया है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक सत्ता भारतीय नेताओं को सौंप देगा और अगर तब तक कोई समझौता नहीं हुआ तो सीधे भारतीय हाथों में अधिकार दे देगा। साथ ही उन्होंने वायसराय लॉर्ड वेवेल को हटाकर नया वायसराय भेजने का ऐलान किया। वेवेल ने 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। लंदन ने अब ऐसा वायसराय चुना जो तेज फैसले ले सके, अपनी पर्सनैलिटी और चार्म से दोनों पक्षों को संभाल सके और जिसके पास सैन्य व संकट प्रबंधन का अनुभव हो। उनकी पसंद बने एडमिरल ऑफ द फ्लीट लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, WW2 में सुप्रीम अलाइड कमांडर साउथ ईस्ट एशिया, ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस फिलिप के मामा और राजनीतिक बातचीत में माहिर। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन बंबई पोर्ट पर उतरे। साथ में उनकी पत्नी लेडी एडविना माउंटबेटन, जो मानवतावादी कार्यों के लिए मशहूर थी। दिल्ली पहुंचकर माउंटबेटन ने 4 प्रमुख पक्ष देखे। जवाहरलाल नेहरू, जो एक एकजुट धर्मनिरपेक्ष भारत चाहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो व्यावहारिक थे और मानते थे कि अगर बंटवारा टालना नामुमकिन है तो इसे कुशलता से संभालना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान की स्पष्ट मांग कर रहे थे, और सिख नेतृत्व, जो पंजाब के विभाजन से डरा हुआ था क्योंकि उनके गुरुद्वारे, जमीन और लोग दोनों तरफ फैले थे। माउंटबेटन ने सभी से अलग अलग मुलाकात कर उनकी असली स्थिति समझी और जल्द ही महसूस किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भरोसा टूट चुका है। पंजाब और बंगाल में धार्मिक तनाव इतना गहरा है कि साथ रहना मुश्किल है और ब्रिटिश प्रशासन का मनोबल गिर चुका है। उन्होंने एटली की जून 1948 की डेडलाइन छोड़कर तय किया कि सत्ता का हस्तांतरण अगस्त 1947 में ही होगा। अब कुछ महीनों में सीमाएं खींचनी थीं, संपत्तियां बांटनी थीं और सेनाओं का बंटवारा करना था, जो लगभग असंभव काम लग रहा था।
माउंटबेटन ने 3 विकल्प रखे। यूनाइटेड इंडिया फेडरेशन, जिसे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान न बनने के कारण ठुकराया, लूज कॉन्फेडरेशन, जिसे कांग्रेस ने केंद्र को कमजोर करने के कारण नापसंद किया, और 2 डोमिनियनों में विभाजन, जिसे कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन यही व्यावहारिक लगा। नेहरू हिचकिचा रहे थे, पटेल ने व्यावहारिक रुख अपनाया और जिन्ना को पाकिस्तान का सपना पूरा होता दिखा। सिखों की स्थिति जटिल थी। उनकी आबादी, जमीन और धार्मिक स्थल पंजाब के दोनों हिस्सों में थे, तो माउंटबेटन ने वादा किया कि बाउंड्री कमीशन उनके हितों को ध्यान में रखकर रेखा खींचेगा। 72 दिनों के लगातार बैठकों के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान तैयार हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों में बांटा जाएगा। पंजाब और बंगाल की विधानसभाएं तय करेंगी कि राज्य विभाजित हो या नहीं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP और सिलहट साइलहट में जनमत संग्रह रेफरेंडम से जनता का फैसला लिया जाएगा। रियासतें स्वयं तय करेंगी कि भारत में मिलें, पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें। ब्रिटिश सेनाएं धीरे धीरे वापस जाएंगी और सत्ता हस्तांतरण की तारीख 15 अगस्त 1947 होगी। उसी दिन ऑल इंडिया रेडियो पर ऐतिहासिक प्रसारण हुआ, जिसमें माउंटबेटन ने योजना का खाका बताया। नेहरू, जिन्ना और बलदेव सिंह ने अपने बयान दिए। देश भर में लोग रेडियो के सामने जुट गए। किसी के लिए यह आजादी का इशारा था, तो किसी के लिए अपने घर छोड़ने का काउंटडाउन। माउंटबेटन ने इसे मिनिमम ब्लडशेड का तरीका बताया, लेकिन जमीनी सच्चाई यह थी कि सांप्रदायिक नफरत इतनी गहरी थी कि योजना के बाद हिंसा रुकने के बजाय और तेज हो गई। यह एक समझौता था, किसी का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन सब ने इसे लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन मानकर स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान में इनमें सबसे अहम थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP और सिलहट। NWFP में खान अब्दुल गफर खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, और उनकी खुदाई खिदमतगर मूवमेंट कांग्रेस के समर्थक थे। मुस्लिम लीग को डर था कि अगर यहाँ सीधा फैसला नेताओं के बीच हुआ तो यह इलाका इंडिया में जा सकता है, इसलिए रेफरेंडम का रास्ता चुना गया। कांग्रेस ने इस वोटिंग का बॉयकॉट किया, लेकिन फिर भी वोट पड़े और नतीजा यह आया कि बहुमत ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। दूसरी तरफ साइलहट, जो असम का हिस्सा था लेकिन हिस्टोरिकली बंगाल से जुड़ा रहा था, और जहां मुस्लिम आबादी मेजॉरिटी में थी, वहां भी रेफरेंडम कराया गया। जनता ने वोट देकर तय किया कि साइलहट को ईस्ट बंगाल के साथ मिला दिया जाए, जो पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था। इन दोनों नतीजों ने पाकिस्तान के मैप का ढांचा लगभग तय कर दिया। इन फैसलों के कुछ ही दिन बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया। इस लॉ ने 3 जून प्लान को लीगल रूप दे दिया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को 15 अगस्त 1947 से डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। प्रत्येक डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी पावर्स और रोल्स इस लॉ में परिभाषित की गईं, और ब्रिटिश क्राउन का प्रिंसली स्टेट्स पर जो सर्वोच्च अधिकार सुज़ेरेनिटी था, वह खत्म कर दिया गया, ताकि वे खुद तय कर सकें कि इंडिया में मिलें, पाकिस्तान में जाएं या इंडिपेंडेंट रहें। इस एक्ट के पास होते ही यह साफ हो गया कि अब पार्टीशन केवल पॉलिटिकल प्रपोजल नहीं, बल्कि एक पक्की और इरिवर्सिबल लीगल रियलिटी है। इन फैसलों के कुछ ही दिन बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया। इस लॉ ने 3 जून प्लान को लीगल रूप दे दिया। इंडिया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी हासिल की। मूल योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों को 15 अगस्त को स्वतंत्र होना था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की राजधानी कराची थी और लॉर्ड माउंटबेटन को दिल्ली और कराची दोनों की स्वतंत्रता समारोह में शामिल होना था, इसलिए पाकिस्तान को एक दिन पहले ही स्वतंत्रता दी गई। कराची में आयोजित समारोह में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया।
उन्होंने पाकिस्तान को होम फॉर मुसलमान यानी मुसलमानों का घर बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि नए मुल्क में धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस और सभी धर्मों के लोगों के लिए बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। यह संदेश एक नए राष्ट्र की बुनियाद के रूप में पेश किया गया। 15 अगस्त 1947 की आधी रात ठीक 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में अपना मशहूर भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया। उनके शब्द थे, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दिल्ली में स्वतंत्रता का उत्सव पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा था। सड़कों पर रोशनी, लोगों के चेहरों पर खुशी और उम्मीद थी। लेकिन इसी समय पंजाब और बंगाल में हालात अलग थे। वहां विभाजन, पार्टीशन के कारण हिंसा, आगजनी और पलायन का सिलसिला जारी था। लाखों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में निकले थे। इस तरह भारत की आजादी का दिन एक ओर खुशी और गर्व लेकर आया, तो दूसरी ओर बंटवारे का गहरा दर्द और त्रासदी भी साथ लाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के ठीक बाद क्या हुआ। 17 अगस्त 1947 को आया वह दिन जिसे हिस्ट्री में रैडक्लिफ अवार्ड के नाम से जाना जाता है। सर सिरिल रैडक्लिफ, जो एक ब्रिटिश जज थे और इससे पहले कभी इंडिया नहीं आए थे, को पंजाब और बंगाल की नई बाउंड्री खींचने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया। उन्होंने रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पर लाइंस खींची, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जैसे कैनल्स, रोड्स, विलेजेस के आपसी संबंध को लगभग नजरअंदाज कर दिया। 17 अगस्त को जब फाइनल मैप घोषित हुआ तो यह देखकर लोग हैरान रह गए कि कई डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस उनकी उम्मीदों के विपरीत दूसरी साइड चले गए। इस अनाउंसमेंट ने पहले से चल रहे माइग्रेशन और वायलेंस को और तेज कर दिया। इसके बाद अगस्त से सितंबर 1947 के बीच पार्टीशन के कारण ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े मास माइग्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 10 से 14 मिलियन लोग अपने धर्म के आधार पर नई सीमाओं के आर पार जाने लगे। ट्रेन्स रिफ्यूजी से खचाखच भरी चल रही थीं, लेकिन कई गोस्ट ट्रेन्स भी आती थीं जिनमें सिर्फ डेड बॉडीज होती थीं। पंजाब में पूरे विलेजेस काट दिए गए, हाउसेस जला दिए गए और अनगिनत लोग मारे गए। एस्टिमेट्स के अनुसार इस वायलेंस में 8 से 10 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे। हालात को काबू में करने के लिए ब्रिटिश ने पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई थी, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज और बिखरे हालात के कारण यह फोर्स भी वायलेंस रोकने में नाकाम रही। इंडिपेंडेंस की खुशी के कुछ ही दिनों में यह इलाका खून और आंसुओं से भर गया था। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा विस्तार से देखते हैं ताकि समझ सकें कि इंडिपेंडेंस के कुछ ही हफ्तों में कश्मीर का मामला कैसे इतना बड़ा क्राइसिस बन गया। 22 अक्टूबर 1947 कश्मीर, जो उस समय एक प्रिंसली स्टेट था, के रूलर महाराजा हरि सिंह एक हिंदू थे, जबकि उनकी प्रजा में मुस्लिम मेजॉरिटी थी। इंडिपेंडेंस के बाद प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन मिला था कि वे इंडिया ज्वाइन करें, पाकिस्तान ज्वाइन करें या स्वतंत्र रहें। महाराजा हरि सिंह शुरू में न्यूट्रल रहना चाहते थे। वो दोनों तरफ से बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी एक फैसले पर नहीं पहुंचे थे। पाकिस्तान की नज़र कश्मीर पर थी और उन्हें लग रहा था कि डिले का मतलब है कि इंडिया इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इसलिए पाकिस्तान बैक ट्राइबल लाश्कर्स, ज्यादातर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP के पठान कबीलों से ने 22 अक्टूबर को अचानक बॉर्डर क्रॉस किया और मुजफ्फराबाद कैप्चर कर लिया। ये एक वेल प्लान्ड अटैक था जिसका मकसद था कि महाराजा पर मिलिट्री प्रेशर डालकर कश्मीर को जल्दी से पाकिस्तान में शामिल करा दिया जाए। इन्वेजन इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि कुछ ही दिनों में ये श्रीनगर के करीब पहुंच गई। पैनिक में महाराजा ने इंडिया से मदद मांगी, लेकिन इंडिया ने साफ कहा मिलिट्री हेल्प सिर्फ तभी दी जाएगी
जब कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बने। इसलिए 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। इस एग्रीमेंट के तहत कश्मीर इंडिया में मर्ज हो गया, लेकिन यह मर्ज सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस के मामलों तक सीमित था। बाकी इंटरनल मैटर्स में महाराजा की अथॉरिटी बनी रही। इसके अगले ही दिन 27 अक्टूबर 1947 की सुबह इंडियन एयरफोर्स के डकोटा प्लेन्स श्रीनगर एयर स्ट्रिप पर उतरे, अपने साथ सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स लेकर। ये सोल्जर्स तुरंत तैनात किए गए और उन्होंने शहर की रक्षा करते हुए ट्राइबल अटैकर्स को रोकना शुरू किया। शुरुआती लड़ाई में इनकी मौजूदगी ने हालात पलट दिए और अटैकर्स को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। यही मोमेंट था जिसने फर्स्ट इंडो पाक वॉर 1942 और 43 की औपचारिक शुरुआत की। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो आने वाले कई दशकों तक इंडिया पाकिस्तान रिश्तों की दिशा तय करने वाला था। तो दोस्तों, ये थे 1947 के कुछ सबसे अहम और निर्णायक घटनाक्रम, जिन्होंने न सिर्फ भारत और पाकिस्तान का नक्शा बदला, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए प्रभावित कर दिया। आजादी की खुशी, बंटवारे का दर्द, नेताओं के बीच के मतभेद और उस समय की सरकारों के फैसले, ये सभी मिलकर उस दौर की एक पूरी, जीवंत और जटिल तस्वीर पेश करते हैं। अब अगली वीडियो में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि 1948 और 1949 में क्या-क्या बड़े घटनाक्रम हुए। चाहे वह कश्मीर विवाद की आगे की कड़ियाँ हों, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतों के विलय की कहानी हो। अगर आपको ऐसी ही और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो हमारे चैनल पर जरूर देखिए।